Good Good morning, dear students. Welcome to digital class. Today we are discussing part 2 मातृभूमि. प्रस्तुत इस अवधि में हम मातृभूमि पद्य के दूसरे चरण पर अध्ययन करेंगे. प्रथम चरण में हमने देखा भारत माता के महान गुणों का, विशेष रूप का, महान भाव का, उदारता का, अनेक रूप से भारत माता का वर्णन वहाँ पर हम देख सकते हैं. इसी के साथ कवि की देशभक्ति भी झलक नजर आती है. साथ ही उस रचना का भिन्न रूप भी हमें समाज जागृत, एकता, अखंडता का भी आभास होता है. प्रस्तुत इस दूसरे चरण में हम मातृभूमि पद्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के और उनके उत्तर तथा उसी पद्य से संबंधित परीक्षार्थियों के लिए लाभदायक कुछ शब्दों का भी अध्ययन करेंगे. पहले हमें यह जानना अनिवार्य बनता है कि हम किस विधा का अध्ययन कर रहे हैं. अध्ययन के भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हैं, भिन्न भिन्न दिशाएं हैं. अगर हम उसी दिशा में, उसी प्रकार से, उसी दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो वह विषय हमारे लिए सार्थक बनेगा और वह सार्थक फलदायक बनेगा. पद्य में प्रकार तो अनेक हैं, मगर अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रकार किए जा सकते हैं. प्रथम, पद्य को गीत एवं लिखित रूप से भी हम देख सकते हैं. द्वितीय, दोहा, जिसमें मात्रा, प्रासपद एवं शरण, छंदस का लोभ हमें उसमें मिलता है. इसी के साथ और एक रूप है जिसे पद कहते हैं, जिसके प्रतिनिधि सूरदास जी हैं, प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, जिनसे ही यह प्रथा चलती आई है. इस प्रकार हम पद्य के 3 रूप हमें नजर आते हैं, हम देख सकते हैं. उसमें से एक है गीत एवं लिखित रूप, जो मातृभूमि पद्य में नजर आता है. इसी मातृभूमि पद्य से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर एवं मुख्य शब्दों का अध्ययन हम इस द्वितीय चरण में करेंगे. पहले हम परीक्षा में परीक्षार्थियों को लाभदायक शब्दों को देखेंगे जो इस पद्य से संबंधित हैं, जो इस पद्य के रूप को निखारते हैं. प्रथम, समानार्थक रूप. यहाँ सभी शब्दों को पुनरुच्चारित किया जा रहा है केवल परीक्षा एवं परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से. प्रथम, समानार्थक रूप. इसमें एक शब्द आता है शाही, जिसका अर्थ होता है सोया हुआ. इस शब्द को परीक्षा में उपयोग किया जाए तो परीक्षार्थी यहाँ पर विचलित ना होकर इसका सही अर्थ ही खोज कर लिखें. भिन्न अर्थ का ख्याल भी न करें, विचार भी न करें, केवल सही अर्थ का ही उल्लेख करें, तभी आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे. द्वितीय शब्द है सुहाने, जिसका अर्थ होता है सुंदर, अत्यंत सुंदर, अवर्णित है. और तृतीय शब्द है धाम, जिसका अर्थ है घर. चतुर्थ शब्द है गूंज, जिसका अर्थ होता है प्रतिध्वनि, जिसे आंग्ल भाषा में इको कहते हैं.
उसी तरह से गूंज शब्द में ना विभक्ति प्रत्यय का उपयोग किया जाए तो उसका तात्पर्य प्रतिध्वनित होना चाहिए, प्रतिध्वनित होता है। गूंज क्रिया है, गूंजना क्रिया में निहित भाव का उल्लेखित करने वाला शब्द है। यही अंतर है दोनों शब्दों में, एक क्रिया है, एक उसका भाव है। गूंज अगर शब्द का उपयोग करें तो उसका उत्तर लिखें प्रतिध्वनि होना, जिसका समानार्थक रूप आता है। उसके स्थान पर अगर गूंजना शब्द आए तो प्रतिध्वनित होना ही इसका उत्तर बनता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि गूंज और गूंजना शब्द का समरूप समा है, भिन्न नहीं है। अब हम देखेंगे युग्म शब्द जो इस पद्य के रूप को संवारता है, भाषा की शैली को भिन्न आकार प्रदान करता है। युग्म शब्द जिसका अन्य नाम जोड़ी शब्द है, जो दो शब्दों के एक ही दिशा को लेकर पद्य में या गद्य में उसकी शोभा बढ़ाने का प्रयास करता है। हरे भरे जिसका कन्नड़ अर्थ होता है आनंददायक, हरे और भरे ये दो शब्दों से एक शब्द, एक अर्थ, एक दिशा देने वाला शब्द बन जाता है, लेकिन आकार में, उच्चारण में भिन्न है, मगर दिशा एक है। इसीलिए इसे युग्म पद कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। इसी तरह से इसमें और अन्य और 4 शब्द नियुक्त हुए हैं, जिनको फल फूल वन उपवन सुख संपत्ति धन धाम शब्दों से भी उच्चारित किया जाता है। यह सभी शब्द युग्म शब्द हैं। अब देखें द्विरुक्ति शब्द। द्विरुक्ति शब्द का अन्य रूप है पुनरुच्चारण। इस द्विरुक्ति शब्द से संबंधित प्रस्तुत मातृभूमि पद्य में 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। उन दोनों प्रयास में भिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रथम है शतशत, जिसे कन्नड़ में नूरू सलाह कहते हैं। द्वितीय है कोटि कोटि। इस प्रकार इन 2 शब्दों का प्रयोग द्विरुक्ति के रूप में इस पद्य में उल्लेखित किया गया है। तो यहां सभी विधान, चाहे समानार्थक शब्द हो, युग्म पद हो या फिर द्विरुक्ति शब्द हो, यह सभी परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त शब्द हैं। अब देखेंगे हम मातृभूमि पद्य से संबंधित कुछ एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस एक वाक्य के विधान से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। प्रथम है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? प्रथम, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? यहां प्रश्न लिया गया है। इस प्रश्न को प्रथम स्थान देने का अर्थ यह होता है कि पद्य का आरंभ भारत माता की विनंती से या भारत माता के निवेदन से या फिर भारत माता को प्रणाम करने की दृष्टि से आरंभ किया गया है। यद्यपि इसका प्रयोग प्रथम स्थान में ना होता तो इस स्थान पर दूसरा प्रश्न होता। इसका अर्थ यह होता है कि यह प्रश्न प्रथम आने का कारण ही इस पद्य का आरंभ ही भारत माता के महत्व गुणगान से ही होता है। इसीलिए कवि ने भारत माता को प्रणाम करते हुए इस पद्य का आरंभ किया था। इस प्रश्न का उत्तर भी हमें पद्य के प्रथम भाग में ही प्राप्त होगा। प्रश्न देखिए, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि
भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं, यह इस प्रश्न का उत्तर बनता है। द्वितीय प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? द्वितीय प्रश्न देखिए, भारत माता के हाथों में क्या है? इस प्रश्न को नियुक्त करने का कारण यह होता है कि भारत माता के आभूषण, भारत माता के स्वरूप की शोभा बढ़ाने वाले कौन हैं? एक है न्याय पताका, दूसरा है न्यामदी। तो यह दो शब्द उत्तर के रूप में इस प्रश्न के उत्तर बनते हैं। प्रश्न क्या था? दोबारा उच्चारित करता हूं। प्रश्न था भारत माता के हाथों में क्या है? उत्तर बना भारत माता के हाथों में न्याय का पताका और ज्ञानदीप है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पद्य के अंतिम भाग यानी तीसरे भाग में प्राप्त होगा, मिलेगा। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, आज मां के साथ कौन है? अर्थात आज भारत मां के साथ कौन है? इस प्रश्न को देखते ही, पढ़ते ही, समझते ही, जानते ही हमारी विजुअलाइजेशन पद्य के तीसरे भाग की ओर हमें ले जाती है। इसका उत्तर हमें पद्य के अंतिम भाग में प्राप्त होता है। उत्तर क्या है? आज मां के साथ हम सभी कोटि कोटि हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर बनता है और यह प्रश्न पद्य के अंतिम भाग में प्राप्त होता है। अब देखिए चतुर्थ यानी चौथा प्रश्न, सभी ओर क्या गूंज उठा है? देश के चारों दिशाओं में किस शब्द की ध्वनि उत्पन्न हो रही है? इसका उत्तर भी हमें पद्य के अंतिम भाग में ही प्राप्त होता है। प्रश्न का उल्लेख होते ही, प्रश्न को देखते ही, उसको पढ़ लेते ही हमारी विजुअलाइजेशन उस पद्य का विश्लेषण करना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में वह प्रश्न के उत्तरों की सरमालाओं का आभास होना चाहिए। वह प्रश्न उत्तर के रूप में किस तरह से हम प्रकट करें, यह ज्ञात हमें होना चाहिए। उस समय हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। अगर हम सही मात्रा से अध्ययन नहीं करेंगे, सही मात्रा से हम विषय को समझेंगे नहीं, सही मात्रा से हम उसकी दिशा में नहीं प्रस्थान करेंगे, तो हमें उत्तर मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। प्रश्न था सभी ओर क्या गूंज उठा है? अगर हम सही मात्रा से अध्ययन करेंगे तो उत्तर हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होगा। उत्तर है सभी ओर जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। यहां है उस पद्य की धरोहर, यहां शब्द है उस पद्य के महत्व, ऋणात्मक वर्णन करने वाला, जो इस पद्य को एक ही स्थान में लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए कवि ने कहा समस्त भारत देश को अखंड रूप में देखना है तो जय हिंद का नाद हर जगह गूंजना चाहिए, प्रतिध्वनि होना चाहिए। वही ध्वनि एकत्र कर सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी बना जय हिंद। पांचवा प्रश्न, भारत मां के खेत कैसे हैं? भारत मां के खेत कैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें पद्य के द्वितीय भाग में, पृष्ठ में मिलेगा। पद्य के दूसरे भाग में किस विषय पर भारत माता से संबंधित, उसकी विशेषताओं से संबंधित, उसकी महानता से संबंधित क्या वर्णित किया है, इसको रियलाइज करना चाहिए।
तब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उस वक्त हम विचार करेंगे प्रश्न के अध्ययन के उपरांत, उस प्रश्न के अध्ययन के उपरांत हम इस पर विचार करेंगे, उस प्रश्न में नियुक्त होंगे तो हमें इसका उत्तर मिलेगा। उत्तर क्या है? भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, आनंददायक और अत्यंत सुंदर। अगर कहीं खेत है, कहीं पृष्ठभूमि है तो है भारत। अब देखेंगे हम छठा प्रश्न। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा है? इस प्रश्न को पढ़ते ही हमें स्मरण हो जाता है कि यह प्रश्न तो मातृभूमि पद्य के दूसरे भाग से लिया गया है। तत्क्षण हम उत्तर लिख देते हैं। मातृभूमि के भीतर खनिजों का अपार, खनिजों का व्यापक धन, खनिजों की अपार संपत्ति, धन धाम छुपा हुआ है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। यह उत्तर हमें इस प्रश्न के लिए मिलता है। अब देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? सुख संपत्ति धन धाम को मां कैसे बांट रही है? यह प्रश्न भी हमें पद्य के दूसरे भाग में प्राप्त होता है। सुख संपत्ति धन धाम को मां मुक्त हस्त से बांट रही है। मुक्त हस्त अर्थात स्वतंत्र रूप से, पक्षपात नहीं, स्वार्थ नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, समान दृष्टि से भारत माता अपने सभी पुत्रों को अपनी ही संपत्ति, खनिज व्यापक एवं धनधाम को समान दृष्टिकोण से बांट रही है। सातवां प्रश्न, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? इस प्रश्न में भिन्न भाषा के सौंदर्य को उभारने वाला कोई शब्द है तो निवेदन है। बाकी जितने भी शब्द हैं हमें सामान्य रूप से पता है, मगर निवेदन रूप केवल अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मात्र ही अर्थ होता है। यद्यपि अगर आप उस विषय को अध्ययन कर चुके हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न था, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन कर रहे हैं? उत्तर होता है, जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन कर रहे हैं। निवेदन का तात्पर्य है मांगना, याचिका अर्पण करना। अब आए हम अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। जय हिंद का नाद कहां कहां पर गूंजना चाहिए? समस्त भारत देश में जय हिंद का नाद कहां कहां पर गूंजना चाहिए? कवि इस प्रकार का अंतिम प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। इसका उत्तर होता है, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए, तभी समस्त भारत अखंडता के रूप में परिवर्तित होगा। यही संदेश इस पद्य के द्वारा कवि हम तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार आप भी इस पद्य को अध्ययन करेंगे, पद्य के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, पद्य में नियुक्त हर एक शब्द का अध्ययन करेंगे तो अवश्य आप संपूर्ण अंक प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हमें उस विषय की समस्त राशि प्रदान नहीं होती, विषय से संबंधित समस्त माहिती हमें अर्पण नहीं होती, तब तक उसे अध्ययन करना, समझना कठिन बन जाता है। जिस दिन हम उसे संपूर्ण रूप से जान लेंगे, उसी समय, उसी क्षण वह विषय हमारे लिए सरल बन जाता है।
सो विषय को सरल बनाइए, संपूर्णता से अध्ययन करिए। विषय को अध्ययन करने के लिए उस विषय से आरंभित आशय भाव जान लेना अनिवार्य है। तभी हमें उस कवि की भावनाओं का, लेखक की भावनाओं का पता चलेगा और हमारे भीतर छुपी ज्ञान की चिंगारी जागृत हो जाएगी और हमारे लिए हर एक मार्ग सुगम एवं सरल बन जाएगा। तो इस तरह आप भी अध्ययन करें, संपूर्ण अंक प्राप्त करें, बिना प्रश्नों को पढ़े ही उत्तर लिखने का प्रयास ना करें और अध्ययन के समय विचलित ना हो, एकाग्रता से अध्ययन करें। इससे संबंधित और प्रश्नों के उत्तर या फिर और अन्य माहिती हम तंत्र ज्ञान के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। अब देखते हैं यह पद्य परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षार्थियों को लाभ की दृष्टि से कितना उपयुक्त है तथा कितने अंक इस पद्य पर नियुक्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट, प्रथम 1 अंक के रूप से व्याकरण की दृष्टि से समानार्थक का युग्म विरुद्धि शब्दों का उपयोग होगा। इनमें से किसी एक विधान के शब्द को लेकर आपके सम्मुख प्रश्न पत्रिका में, परीक्षा में 1 अंक के लिए उपयुक्त होगा, उपयुक्त किया जाता है। फिर हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसे भी 1 ही अंक से आपके सम्मुख परीक्षा के माध्यम से प्रश्न पत्रिका में उपयोग किया जाएगा। इसके उपरांत अनुरूपता, जिसे आंग्ल में फॉलोइंग कहते हैं, अनुरूपता में भी आपको इस पद्य से संबंधित, चाहे वो लेखक से संबंधित हो या फिर उनसे, उनके परिचय से संबंधित हो या फिर पद्य के किसी भी भाग से संबंधित हो या आशय या भाव से संबंधित हो, 1 अंक के लिए पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे 2 अंकों के लिए भी इस पद्य के किसी एक प्रश्न को लिया जाएगा। फिर हम देखेंगे पद्य के कंठस्थ रूप को, जो 4 अंकों के लिए चुना गया है। फिर हम देखेंगे इस पद्य से संबंधित भाव को, भावार्थ को, जो 3 अंकों के लिए अवश्य ही आपके सम्मुख आएगा। इस तरह से व्याकरण की दृष्टि से, एक वाक्य के उत्तर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, लघु उत्तर की दृष्टि से, लघु दीर्घ उत्तर की दृष्टि से, पद्य के कंठस्थ की दृष्टि से तथा भावार्थ की दृष्टि से कुल 7 से लेकर 9 अंकों तक कथित रूप से परीक्षा के द्वारा परीक्षार्थियों के सम्मुख प्रश्न पत्रिका में यह पद्य उपयुक्त होगा। आशा है आप ध्यान से इसको अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इससे संबंधित समस्त माहिती को। इस द्वितीय चरण में इतना ही आपके सम्मुख वर्णित होता है। इस तरह से मातृभूमि पद्य पूर्ण होता है और यह पद्य 7 से लेकर 9 अंकों तक आपके लिए उपयुक्त है। परीक्षा की दृष्टि से, अंक के लाभ की दृष्टि से आपको जागरूकता से, सतर्कता से अध्ययन करना है। यहीं पर इस कक्षा की समाप्ति होती है। इससे संबंधित अन्य माहिती हम तंत्र ज्ञान के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।